अमेरिका में भी पेपर बैलेट के लिए आंदोलन चल रहा है। फ्रॉड रोकने का आंदोलन पूरे दुनिया में चल रहा है। एलन मस्क बोल रहे हैं, सारे के सारे बयान जो है ना मोदी जी दिलवाते हैं सबसे, और मोहन भागवत जी दिलवाते हैं। लेकिन मोदी जी की चमचागिरी करेंगी ज्यादा से ज्यादा तो उनको मंत्री भी बनवा सकते हैं। वो तो जिसका कोई ईमान धर्म होगा वो कभी ऐसी बात किसानों के बारे में तो नहीं करेगा। देश का संविधान उसको खत्म करके हम मनुस्मृति वापस लागू कराएंगे। इस एक वादे पे वो कायम है। त्वरित अन्याय ही कहूंगा मैं तो इसे, त्वरित न्याय नहीं है। ये इस प्रकार के गंदे और घिनौने काम करने के लिए तो आरएसएस और बीजेपी जानी जाती है। एक बार फिर से चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इस बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 1 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और इस बार जो है 4 अक्टूबर को जो है उनका रिजल्ट आने वाला है। और हमारे साथ आज हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद राचा साहब, जो कि जिन्होंने चिट्ठी लिखी है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपको अभी भी ईवीएम पे यकीन नहीं हो रहा है? मुझे क्या, पूरी दुनिया में किसी को नहीं हो रहा है। उधर अमेरिका में भी पेपर बैलेट के लिए आंदोलन चल रहा है। आज मैं एक खबर पढ़ रहा था कि वेनेजुएला में जो इलेक्शन हुए तो कोलंबिया के राष्ट्रपति ने और ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति से ये बोला है कि आपको चुनाव में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। जो आपने डेटा नहीं दिखाया है पब्लिक में वो दिखाना पड़ेगा। ये तो पूरी दुनिया में आंदोलन चल रहा है ना। इलेक्शन में फ्रॉड रोकने का आंदोलन पूरे दुनिया में चल रहा है। एलन मस्क बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सभी पेपर बैलेट चाहते हैं। तो हम क्या अकेले नहीं है ना ऐसे। और कानून भी यही कहता है कि पेपर बैलेट से चुनाव होना चाहिए। अभी तक तो चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसला दिया है वो सारा आपको पता है? बिल्कुल पता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि चुनाव जो है पेपर बैलेट से नहीं होगा। और भारत का कानून सेक्शन 59 और सेक्शन 61 कैपिटल ए ये कहता है कि चुनाव पेपर बैलेट से ही होगा, जब तक के चुनाव आयोग कोई ऐसा आदेश ना पारित करे कि ये वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए हम किसी और माध्यम से चुनाव कराएंगे। तो वही मैंने चिट्ठी लिखी है कि यहाँ भी कोई वजह तो अभी तक बताई नहीं है आपने, इसलिए पेपर बैलेट से ही चुनाव कराओ। सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आप मुझे बता दें जिसमें यह कहा गया हो कि पेपर बैलेट से चुनाव होना मना है या बैन है। अच्छा सर, अभी एक बयान दिया है कंगना रनौत ने। हालांकि भाजपा ने अपने आप को उस बयान से अलग कर लिया है। उनका कहना है कि किसान आंदोलन के दौरान जो है लाशें टंग रही थी और रेप हो रहे थे। ये सारे के सारे बयान जो है ना मोदी जी दिलवाते हैं सबसे, और मोहन भागवत जी दिलवाते हैं, ताकि लोगों को का टेम्परेचर चेक किया जा सके कि हम कितनी गंदी घिनौनी बात कहकर बच सकते हैं, ताकि अगर पब्लिक का रिएक्शन नहीं होगा तो हम उस गंदी घिनौनी बात को, उस लूटमारी के काम को आगे बढ़ाएं। तो कंगना रनावत जी जो हैं वो मोदी जी के इशारे पर ये सारी बातें कह रही हैं। मेरे ख्याल से उनको किसान आंदोलन के बारे में समझ नहीं है, ना हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि उनका किसानों से कोई लेना देना रहा ही नहीं है। तो जिस चीज़ के सब्जेक्ट को वो नहीं जानती, तो लेकिन मोदी जी की चमचागिरी करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा तो उनको मंत्री भी बनवा सकते हैं। वो तो अभी अगर उनको INB मिनिस्टर बना दिया जाए तो उनकी इच्छा तो वो होगी ना, मैं कुछ भी करके INB मिनिस्टर बन जाऊं। स्मृति ईरानी जी की जगह वो भरना चाहती हैं और INB मिनिस्ट्री चाहती हैं, या कोई और भी मलाईदार वो मिनिस्ट्री चाहती हैं। उसमें वो ये दिखा रही हैं कि मैं किसी भी हद तक नीचे से नीचे जाके गंदी से गंदी बात कर सकती हूँ आपकी नज़रों में चढ़ने के लिए। तो ये एक उनका है। अब मंत्रालय के लिए वो ये बयान दे रही हैं, तो ये कोई जिसका कोई ईमान धर्म होगा वो कभी ऐसी बात किसानों के बारे में तो नहीं करेगा। अच्छा सर, इस चुनाव में मतलब कि आज़ादी के बाद पहला ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें संविधान मुद्दा बना कि संविधान को बचाएंगे। और जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट आने के एक दिन पहले जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हटा दी जाती है और SC/ST एक्ट में कोटे में सब कोटा करने की बात की जाती है और जो है क्रीमी लेयर की बात की जाती है। RSS पे से बैन हटाया जाता है कि उसमें सरकारी कर्मचारी भाग ले सकते हैं। तो जिस तरह से चुनाव के पहले ये कहा गया था कि संविधान बदल देंगे अगर हमारी सरकार बनती है, 400 दे दीजिए, हालांकि 400 आया नहीं और संविधान तो बदला नहीं गया। क्या संविधान पे हमले लगातार अभी भी हो रहे हैं या आपकी नज़र में बंद हो गए? क्या आप क्या सोचते हैं? देखिए, सिर्फ एक वादा ऐसा है
जिस पे आरएसएस और बीजेपी कायम है, जो उन्होंने दुनिया से वादा कर रखा है और अपने कोर ग्रुप से वादा कर रखा है कि हम देश का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जला के बनाया था उसकी जगह, उसको ख़त्म करके हम मनुस्मृति वापस लागू कराएंगे। इस एक वादे पे वो कायम है। और मुझे ये कहने में बहुत लज्जा आ रही है कि विपक्ष जो है वो अपने वादे पे खरा नहीं उतर रहा है, वो अपनी पूरी ताकत संविधान बचाने के लिए नहीं लगा रहा है। आरएसएस और बीजेपी की सरकार 400 आ जाते तो शायद वो तुरंत कर ही देते, लेकिन इतनी कम सीटें आने के बाद भी वो अपने वादे से नहीं हटे। वो अपना काम कर रहे हैं। जो विपक्ष को जो जिस वादे पे जनता से करके विपक्ष इतनी सीटें लाई है, और विपक्ष की तो सरकार भी बन सकती थी अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते, तो विपक्ष अपने वादे पे खरा नहीं उतर रही है। जनता में निराशा इस बात की है। सर, छतरपुर का मामला सभी लोगों के सामने में है कि जिस प्रकार से उसे तोड़ दिया गया है, तो जिस तरह से ये त्वरित न्याय की प्रक्रिया चल रही है, इसमें कोर्ट फिर कब काम आएगा लोगों के लिए? क्या कोर्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप क्या कहेंगे? आप खुद एक वकील हैं। त्वरित न्याय नहीं, त्वरित लूटमारी। जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं उनका वर्चस्व प्राप्त करके हो रही है। ये लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है। राष्ट्रपति शासन लगने की एक ये बड़ा रीज़न हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर भी संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा के इस प्रकार की गतिविधियों में डायरेक्ट लिप्त हैं, क्योंकि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने, शायद मुझे बताया किसी ने, ट्वीट करके ये बोला है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ऐसा काम हुआ है, या मुख्यमंत्री जी के जो उनके मामले में ये संज्ञान में उनके मामला था, उनके संज्ञान में ये मामला था और उनकी इच्छा अनुरूप ही ये कार्य हो रहा है। इस प्रकार का डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कोई बयान दिया गया है तो ये लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है, जिस पे राष्ट्रपति शासन लगाने की एक तरीके से बड़ी वजह हो सकती है। ममता बनर्जी साहब के लिए ये नहीं कहा जा सकता। वहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर के आदेश से ये जो घृणित काम हुआ है वो हुआ है। ये बड़ी फर्क है दोनों चीज़ों में। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सिलेक्टिव कार्रवाई होती है, जब कुछ उस तरह के लोग होते हैं जिसमें भाजपा के लोग हों तो वहाँ इस तरह से त्वरित न्याय की प्रक्रिया, बुलडोजर प्रक्रिया नहीं चलती है। लेकिन अगर मामला मुसलमान से जुड़ जाता है तब मामला बड़ा तेजी से आगे बढ़ता है। त्वरित अन्याय की ये बात सही है आपकी, और लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के साथ, मैंने त्वरित न्याय कहा, त्वरित अन्याय ही कहूँगा मैं तो इसे। त्वरित न्याय नहीं है, क्योंकि न्याय शब्द का मतलब होता है इंसाफ। ये जो त्वरित अन्याय करने में ज़रा सी भी झिझक नहीं आ रही, यही तो कानून व्यवस्था का लचर होना नहीं, चरमरा के गिर जाने के बराबर है, जो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। सर, एक आखिरी सवाल। इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और नेहरू जी के बाद तीसरी बार बने, और पिछले 2014 से 2024 के बाद एक ऐसा बिल आया जो कि जेपीसी को गया, संयुक्त संसदीय समिति को गया, वो है वक्फ संशोधन बिल। तो आप लोगों को क्या उसमें समस्या क्या है? जो मुख्य समस्या आप लोगों को क्या है? क्योंकि पहले भी संशोधन हुए तब आप लोगों को समस्या नहीं हुई थी, लेकिन मोदी जी अगर कुछ कर रहे हैं तो आप लोगों को समस्या होती है। मुख्य समस्या ये है कि झूठ ना बोलें। जिस मंशा से ये कानून लाया जा रहा है वक्फ को मजबूत करने के लिए, जो वो बता रहे हैं वो झूठा है। ये वक्फ की ज़मीनों को लूटने के लिए, अडानी, अंबानी, यूसुफ लूलू जैसे लोगों के हवाले करने के लिए कानून लाया जा रहा है, तो वो झूठ ना बोले, इसके साथ धोखाधड़ी ना करें। यही हमारा मुख्य वो है कि इसको मजबूत करने के लिए अगर कोई कानून आएगा जो हम लोग प्रपोज करेंगे अभी, वो लागू करें। हम लोग सब उसका वेलकम करेंगे। हम बना रहे हैं कानून, उसको किसी भी जेपीसी से, किसी भी लॉ मिनिस्ट्री से, किसी से भी टेस्ट कराएं, उसके ऊपर पूरी नज़र सानी करें, उसको टेस्ट करें कॉन्स्टिट्यूशनल के जो वो उसमें पहले भी सर्वे अधिकारी होते, हाँ, और उसको पास कराएं। ये बेईमानी भरा कानून ना लाएं। नहीं तो पहले भी उसमें सर्वे अधिकारी हुआ करते थे, अब उसमें जो है वक्फ को जो है डीएम भी देखेंगे। तो भाई डीएम तो पूरे ज़िले का मामला देखता है, वक्फ की ज़मीन भी देखेगा, तो इसमें समस्या क्या हो रही है? सर्वे में डीएम एक पार्टी होते थे, एमसीडी के लोग, सरकार के लोग, रेवेन्यू के लोग या प्राइवेट लोग भी, वो एक पार्टी होते थे। ये
तय करने के लिए, निर्धारण करने के लिए कि ये ज़मीन वक्फ की है, किसी और की तो नहीं है। तो डीएम तो एक खुद पार्टी होते थे, तो खुद पार्टी जिसमें हो व्यक्ति, वो उसमें अपने खुद के बारे में न्याय कैसे कर सकता है? कोई ये सर्वे जो होता है वो कोई वक्फ के आदमी नहीं करते हैं, ये तो न्यूट्रल सीनियर अधिकारी सरकार के करते हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड भी एक पार्टी होता है, जिसमें सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी एक पार्टी होता है, जिसमें जो कॉरपोरेशन के लोग होते हैं वो भी पार्टी होते हैं, जिसमें पंचायत के लोग होते हैं वो भी एक पार्टी होते हैं। तो ये कोई वक्फ सर्वे नहीं करता है। तो ये इसी प्रकार की भ्रांतियां फैला के अब एक पार्टी के हवाले सब पार्टियों के ऊपर न्याय करना दे दिया। ऐसा होता है कभी के अदालत के सामने 3-4 पार्टियां हों और एक पार्टी को जज बना दिया जाए। तो ये इस प्रकार के गंदे और घिनौने काम करने के लिए तो आरएसएस और बीजेपी जानी जाती है। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बात तो आपने सुना महमूद प्राचा साहब को। क्या है आपकी राय इस छोटी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।